तो आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी मास 1000 kg है और ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। कह रहा है आगे कि इस पार्टिकल में यदि 200 kg और मास ऐड कर दिया जा रहा है, यदि उस पार्टिकल में 200 kg मास और ऐड कर देंगे तो बताइए पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, चलिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। यहाँ पे पी क्या है, पी आई क्या है तो इनिशियल मोमेंटम है, पी एफ क्या है तो फाइनल मोमेंटम है। पी आई के जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे m1 v1। यहाँ आप लिख सकते हो पी इनिशियल m इनिशियल v इनिशियल इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। m इनिशियल शुरू में पार्टिकल का मास कितना था तो 1000 kg था, लिखेंगे 1000। v इनिशियल, vi क्या है, v इनिशियल, तो शुरू में पार्टिकल कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यहाँ पे लिखेंगे v इनिशियल की जगह पर 6 इज इक्वल टू m फाइनल, mf मतलब फाइनल मास। इस जो पार्टिकल का मास 1000 kg है, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, आगे चल करके 200 kg और ऐड कर दे रहे हैं, तो पार्टिकल का फाइनल मास कितना हो जाएगा 1000 प्लस 200 kg, 1000 प्लस 200 kg मतलब ये हो जाएगा 1200 kg इंटू वी फाइनल। वी फाइनल तो आपको फाइंड करनी है कि पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी। यहाँ से पेज ही हटाओ क्योंकि यूनिट तो मैं लिख नहीं रहा हूँ ना। v फाइनल यहाँ से हम लिखेंगे v फाइनल इज इक्वल टू 1000 इंटू 6 अपॉन में 1200। यहाँ से 0 से 0 गया और 2 टाइम्स में ये चला जाएगा, 6 दूना 12 और 5 दूना के 10। इस तरह से तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है और ये ब्लॉक ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है। ओके, अब कह रहा है कि इस ब्लॉक को, कोई ब्लॉक है जो ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है, उस ब्लॉक को किसी फोर्स F से पुश किया जा रहा है और जो ये फोर्स F है ना वो समय के साथ बढ़ते चला जाता है। तो कह रहा है बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, अब जानते हो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं F इजिकल टू m इंटू ए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं F इजिकल टू m इंटू ए, जहाँ पर F क्या फोर्स है, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड a इज द एक्सेलरेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं a इजिकल टू F अपॉन में m, लिख सकते हैं जी, यस। इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स F, एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स F। जैसे जैसे फोर्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ते चली जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, जो फोर्स F है ना, जिस फोर्स से ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, तो ये जो फोर्स F है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते चली जा रही है ना वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ते चला जा रहा है। ओके, और हमारे इक्वेशन से क्या आया था, हमारे इक्वेशन से आया था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और क्वेश्चन बोल रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T। इस तरह से हम लिख सकते हैं
इस तरह से हम लिख सकते हैं ए की ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ते चली जाएगी। तो आपको एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन मिल चुकी है, और कर्व बनाने के लिए इतना ही आपको चाहिए। आपको क्या कर्व बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर्व बनाना है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच एक रिलेशन फाइंड किया जाए कि भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच क्या रिलेशन है। तो हमको मिल गई, वो है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ते चले जा रही है, और पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ग्राफ भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे टाइम, अच्छा ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा टाइम एक्सिस, और ये वाला हो जाएगा एक्सेलरेशन एक्सिस, ये वाला हो जाएगा टाइम एक्सिस, और ये वाला एक्सेलरेशन एक्सिस। क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इसलिए ग्राफ भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। यही आपका ग्राफ होगा बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। कह रहा है दो बॉडीज है जिसकी मास 4 ग्राम है एंड 25 ग्राम है, दोनों बॉडीज इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो कह रहा है बताइए उन दोनों बॉडीज के मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या कर रहा है कि दोनों बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। तो पहले, और हमको लीनियर मोमेंटम का रेशियो फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच एक रिलेशन देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और इस इक्वेशन में ऊपर नीचे हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम, मतलब ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m, कितना बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है। अब देखो काइनेटिक लीनियर मोमेंटम p बराबर क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर भी है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन क्या है यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है ना, इसलिए ऊपर में लिखेंगे हम पी स्क्वायर। यदि आप इसको स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन में 2m, जहाँ पर पी क्या है, तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई, काइनेटिक एनर्जी हमारे बराबर का, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई पी स्क्वायर अपॉन में 2m, मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन मिल चुकी है, ओके। क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल का सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ke1 इज इक्वल टू ke2। ke1 का जगह पर क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या लिखेंगे हम, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m ना, यहाँ पे लिखेंगे p1 स्क्वायर अपॉन में 2m1 इज इक्वल टू, उस तरह से ke2 मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, इसके लिए हम लिखेंगे p2 स्क्वायर अपॉन में 2m2। आपको निकालना क्या है, p1 अपॉन में p2 ना, दोनों पार्टिकल के मोमेंटम का रेशियो निकालना है। आपको क्या निकालना है, p1 अपॉन में p2, तो p1 अपॉन में p2 कर दीजिए, लिखिए आप p1 अपॉन में p2 के होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू इस 2m1 को उधर ले लीजिए, ये हो जाएगा 2m1 अपॉन में 2m2, नीचे में तो है ही, 2 से 2 चला गया, यहाँ आप समझ देंगे p1 अपॉन में p2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन में m2,
ओके, M1 कितना दिया हुआ है? तो 4 ग्राम दिया हुआ है, M1 4 ग्राम, और M2 कितना दिया हुआ है? तो 25 ग्राम। इस तरह से P1 इज टू P2 आ जाएगा आपका 2:5। कितना जाएगा? 2:5। तो दोनों पार्टिकल के मोमेंटम का रेशियो कितना आया? तो 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 10t कैप 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप मीटर। कर रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है और वो है r इज इक्वल टू इतना। कह रहा है बताइए उस पार्टिकल पर लगने वाली नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिलेशन और टाइम के बीच, सॉरी, पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन दिया हुआ है और वो है r इज इक्वल टू 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप। यस, हम क्या करेंगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम लिखेंगे d अपॉन में dt, r टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर d अपॉन में dt और ये हो जाएगा 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप। आर क्या है यहाँ पर? पोजीशन वेक्टर ना, और आप जानते हो पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना तो हमको वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ पर लिख देंगे v इज इक्वल टू 10t को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 i कैप। देखो 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इस तरह से 10t i कैप का डिफरेंशिएशन कितना मिल गई? 10 i कैप प्लस 15 तो कांस्टेंट है तो 15 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये हो जाएगा 15 तो पहले से था और 2 एक और आ गया, ये हो जाएगा 30। 15 दूना 30 t जे कैप प्लस 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 लिख लो प्लस 7 का डिफरेंशिएशन। 7 एक कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनको छोड़ देते हैं। चलिए तो हमारा वेलोसिटी v बराबर कितना आ गया? 10 i कैप प्लस 30 t j कैप। अब हम इस इक्वेशन को एक बार फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे d अपॉन में dt इंटू v इज इक्वल टू d अपॉन में dt इंटू 10 i कैप प्लस 30 t j कैप। ओके, अब जानते हो कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है। यहाँ पर लिख देंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 10 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0। 10 एक कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये कितना है? 30 t j कैप। तो t का डिफरेंशिएशन 30 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी हाँ t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1 और j कैप पहले से है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन a बराबर कितना आ गया? 30 j कैप। ओके, एक्सेलरेशन आ गई 30 j कैप। और यदि हम बात करें फोर्स की, चलो यहाँ शुरू कर रहा हूँ, फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। यहाँ पर ए तो हमको मिल चुके हैं जो कितना है? 30 j कैप। ए बराबर हमको मिल जाएगी 30 m j कैप। ए बराबर कितनी मिल गई? 30 m j कैप, जहाँ पर m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल है और j कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गई 30 m j कैप और हमको क्या फाइंड करनी है? फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो देखो 30 m जहाँ पे m मास है ना, तो 30 m क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है एंड j कैप फोर्स का डायरेक्शन है। आपको फाइंड करनी है डायरेक्शन ना, तो j कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? हेंस द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी along y एक्सिस, along y एक्सिस। फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो y एक्सिस के along हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकेंड। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज I कैप प्लस x j कैप न्यूटन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी मास 500 ग्राम है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकेंड। कह रहा है उस पार्टिकल पर एक सेकेंड के लिए एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स दिया है इसने I कैप प्लस x j कैप, और इसी x का वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इस x का वैल्यू क्या होगी। ओके चलिए फाइंड करते हैं। पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, तो 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है उसने क्वेश्चन में। इसको हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम लिखेंगे d अपॉन में dt इंटू v इज इक्वल टू d अपॉन में dt, उसके बाद लिखेंगे 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट किया जाता है ना तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाती है। यहाँ पे लिखेंगे dv अपॉन में dt की जगह पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन तो 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 I कैप प्लस 3 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2 इंटू टी तो 3 दूना के 6 तो 60, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2t तो 3 पहले से है तो ये हो जाएगा 6t j कैप। आपको एक्सेलरेशन मिल चुकी जो कितनी आई है 2 I कैप प्लस 6t j कैप। ओके अब हम फोर्स फाइंड कर देते हैं, पार्टिकल पर कितनी फोर्स लग रही है। तो हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, फोर्स F बराबर होता है m इंटू ए। मास ऑफ द पार्टिकल दे रखा है इसने कितना 500 ग्राम, 500 ग्राम दे रखा है ना, बाकी यूनिट SI में है तो इसको भी हम SI में चेंज करेंगे। क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये केजी में चेंज हो जाएगा, इनटू ए अभी हमने फाइंड, अब ए को हमने अभी फाइंड किया, वो कितना है 2 I कैप प्लस 60 j कैप। इसको यहाँ पे लिखिए 2 I कैप प्लस 60 j कैप। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 I कैप प्लस 60 j कैप। हाफ को इसमें, हाफ को अंदर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बराबर आपको मिल जाएगी, ए बराबर आपको मिल जाएगी, हाफ अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा I कैप प्लस हाफ अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 है ना, तो हो जाएगा 3t j कैप प्लस 3t j कैप। इस हाफ को अंदर लीजिएगा ना तो यही वाला आपको मिलेगा। कह रहा है फोर्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर फोर्स क्या होगा। चलिए पहले तो फाइंड करते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर फोर्स कितना है, अपना इक्वेशन का छोड़ो, क्वेश्चन का छोड़ो, अपना फोर्स t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना आया है, तो वो आएगा I कैप प्लस 3 j कैप, t की जगह पर 1 लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फोर्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर फोर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू I कैप प्लस 3 j कैप, t की जगह पर 1 पुट कर दोगे। ओके तो अपना फोर्स आया कितना I कैप प्लस 3 j कैप। जब हमने इक्वेशन सोल्व किया ना, अपना इक्वेशन सोल्व करने के बाद अपना फोर्स कितना है I कैप प्लस 3 j कैप। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये फोर्स कब आया है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। फ्रॉम क्वेश्चन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद
फ्रॉम क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड फोर्स F कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है t इक्वल टू 1 सेकेंड फोर्स दिया हुआ आई कैप प्लस एक्स जे कैप। क्वेश्चन के अनुसार एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो फोर्स है ना वो है आई कैप प्लस एक्स जे कैप। इस इक्वेशन को ना आप इस इक्वेशन से मैच कीजिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैच कीजिए, ठीक है। कंपेरिजन कीजिए, ये भी फोर्स F बराबर है, ये भी फोर्स है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और ये भी फोर्स है एच टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ये फोर्स हमने इक्वेशन से फाइंड किया है और ये फोर्स क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इन दोनों फोर्स को कंपेयर कीजिए। F तो F ठीक है, आई कैप यहाँ भी आई कैप, यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ भी आई कैप, यहाँ भी आई कैप, यहाँ पर 3 जे कैप है और यहाँ पर x जे कैप है। मतलब x के जगह पर यहाँ पे कितना आया है, 3 आया है। आपको फाइंड क्या करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, इसलिए हम x बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर 3, और यही आपका आंसर होगा x इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एट इट्स मैक्सिमम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम जीरो। कर एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, कर मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट पर इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है, पार्टिकल का इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कि जीरो हो जाएगी, कहां पर, मैक्सिमम हाइट पर। चलो पहले तो ये देखो, तुम जानते हो कि किसी पार्टिकल को यदि हम ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं ना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम हाइट पर, ये क्या है, एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इतना आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और आपको इस ऑप्शन में कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ है। मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो कि मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाएगा। आप तो जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, एक्सेलरेशन। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा क्या, यस होगा, क्योंकि पार्टिकल चाहे जिस भी हाइट पर हो, मैक्सिमम हाइट हो चाहे इस हाइट पर हो चाहे इस हाइट पर, उस पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगी। कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट पर भी पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किधर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन गया, ये जीरो नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर भी पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी एच। एम क्या है, पार्टिकल का मास है, जी जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच एच इज द हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का मास जीरो हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा क्या, नहीं, अभी हमने देखा कि जी जीरो नहीं होगा। और एच तो एच रहेगा ही, ये भी जीरो नहीं होगा। ये एच कितना हो जाए, तो एच मैक्स हो जाएगा, ना तो एम जीरो, ना तो जी जीरो, ना तो एच जीरो। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गया, ऑप्शन नंबर 3 भी गया, ये दोनों जीरो नहीं होंगे, जो भी होंगे लेकिन जीरो नहीं होंगे मैक्सिमम हाइट पर। चलिए ये भी फाइंड हो गया हमको। यहाँ पर फोर्स कर रहा है, क्या मैक्सिमम हाइट पर कोई फोर्स लगेगी, मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल पर कोई फोर्स लगेगी, एक तो आंसर है यस लगेगी। क्या, कौन सा फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मैक्सिमम हाइट पर फोर्स तो लगेगी ना, मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल उसको अपनी तरफ खींचेगी, तभी तो पार्टिकल नीचे गिरने लगता है ना। मैक्सिमम हाइट के बाद पार्टिकल किधर गिरने लगता है, नीचे गिरने लगता है। तो मैक्सिमम हाइट पर भी पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कौन सा फोर्स होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट पर भी पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, जो कितने होगी mg होती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर भी पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगी ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब यहाँ पर फोर्स भी जीरो नहीं होने वाली है। मोमेंटम के देख लेते हैं, तो मोमेंटम p बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी
मैं मैक्सिमम हाइट पर बात कर रहा हूँ ना, इसलिए वेलोसिटी भी फाइनल लूंगा। ठीक है, मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज होगा नहीं, चाहे यहाँ चाहे मैक्सिमम हाइट पर, चाहे इनिशियल पॉइंट पर चाहे मैक्सिमम हाइट पर, तो मास तो वही रहेगा। क्योंकि मुझे मैक्सिमम हाइट पर फाइंड करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ही ले रहा हूँ। तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 0 हो जा रही है। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो m इंटू 0 मतलब मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम क्या हो जा रही है? तो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का मोमेंटम 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो यस, ये 0 हो जाएगा मोमेंटम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोमेंटम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोमेंटम। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का मोमेंटम 0 हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।